हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल एडुकेट जीएस पर स्वागत है। और आज हम करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी बैंक नीति या ऑप्शन डी कर नीति। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है राजकोषीय नीति। जो सरकार खर्चे करती है कराधान से रिलेटेड और उधार लेने से जो संबंधित उसकी नीति है वो कहलाती है राजकोषीय नीति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी सकल देशीय उत्पाद, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आय, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम, अन्य नाम जो है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय उत्पाद का जो एक और नाम है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद का जो एक और नाम है वो है राष्ट्रीय आय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 29, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर जो अनुच्छेद है वो है 29। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी राज्य आपातकाल, ऑप्शन सी या वित्तीय आपातकाल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें तीन ही ऑप्शन है, तो गैस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय आपातकाल। जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन होता है वो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है वो कम किया जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभारित की जाती है? किसी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन प्रभारित की जाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत के लोक लेखा को, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि को, ऑप्शन सी राज्य के लोक लेखा को, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि को। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन प्रभारित की जाती है वो की जाती है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से की जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी विधि विभाग का महासचिव, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है महाधिवक्ता। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो होता है महाधिवक्ता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए उद्देशिका में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों में, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है उद्देशिका में। संविधान निर्माताओं के जो मनोभाव है, उनके जो आदर्श है वो प्रतिबिंबित होते हैं संविधान की उद्देशिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरण आय होती है
ऑप्शन ए वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। ऑप्शन बी एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय। ऑप्शन सी अनार्जित आय। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरण आय वह आय होती है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो अंतरण आय कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि रीति हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रही है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि रीतियां हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रही हैं? ऑप्शन ए पशुओं की खाद का प्रयोग। ऑप्शन 2 रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ऑप्शन सी रासायनिक पीड़कनाशियों का अधिक प्रयोग। ऑप्शन 4 वनोन्मूलन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए पशुओं की खाद का प्रयोग है, ये हो नहीं सकता क्योंकि पशुओं की जो खाद होती है वो जो होती है मिट्टी में मिल जाती है एक टाइम के बाद, और जो है ये मृदा की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है। ऑप्शन सेकंड है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से जो है भूमि की जो उर्वरता क्षमता होती है वो कम होने लगती है और इससे जो जल प्रदूषण है वो भी बढ़ता है। ऑप्शन 3 रासायनिक पीड़कनाशियों से भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण तीनों को बढ़ावा मिलता है। आपने सुना ही होगा DDT का प्रयोग पहले करते थे, उसे बैन कर दिया गया है क्योंकि उससे उसका छिड़काव करने पर वो वायु में काफ़ी टाइम तक उपलब्ध रहती थी, स्थित रहती थी, जिससे काफ़ी प्रकार के कैंसर होने लगे थे। तो वनोन्मूलन, वैसे वनोन्मूलन प्रदूषण का एक कारण है बट यहाँ पर कृषि से रिलेटेड पूछा गया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये दोनों को मिलाकर ऑप्शन ए ये होगा। क्योंकि कृषि रीतियाँ पूछी गई है इसलिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है कृषि में और रासायनिक पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा 2 और 3 सही होगा। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन बी 1000 व्यक्तियों के नमूने में महिलाओं की संख्या। ऑप्शन सी प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ऑप्शन डी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे ही लिंग अनुपात कहते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जीव मिल्खा सिंह, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ये टेनिस से रिलेटेड है। ऑप्शन सी ये साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद, यहाँ पर ये विश्वनाथ आनंद जो है यहाँ पे वो शतरंज दिया गया है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से दिया गया है। तो देखिए सानिया मिर्जा टेनिस से ही रिलेटेड है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से है और विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज से रिलेटेड है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत होगा? ये युग्म गलत है मिल्खा सिंह फुटबॉल से। मिल्खा सिंह जो है फुटबॉल से नहीं, वो एक धावक थे। और आपने मिल्खा सिंह मूवी भी देखी होगी, वो एक धावक थे, प्रसिद्ध धावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पर ये वास्तविक जो शब्द है, वास्तविक शब्द ये पूछा गया कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। वैसे नामात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ वास्तविक पूछा गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री करेक्ट होगा। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? इसके ऑप्शन है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पालघाट जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीन, ऑप्शन बी वुटिप, ऑप्शन सी सीडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीडर, ऑप्शन सी सीडर जो है बांग्लादेश पर इस तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई थी, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखा पर। जैसे ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है और इसमें जो मध्य से गुजरती है 0 डिग्री पर, ये होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा होती है ये। और यहाँ पर यहाँ से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है यही होता है डोलड्रम का क्षेत्र, डोलड्रम कटिबंध का क्षेत्र। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है और बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो आप ये भी जानिए कि डोलड्रम का क्षेत्र कितने उसके बीच आता है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में आता है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के निकट है इसी के। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर जो है एग्जाम में कितनी भी डीप तरीके से पूछ लेगा, आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करके ही आएंगे। अगर इसकी जगह डोलड्रम कटिबंध की जगह यहाँ भूमध्य रेखा न देकर 5 डिग्री या ऐसे दे देता, उत्तर या दक्षिण दे देता, तब भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करते। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।